समझ तो आपको आ ही रहा होगा, अब इसमें कुछ है नहीं ऐसा कि भाई फिलोसफी में बहुत टफ है। कुछ वर्ड्स हैं टफ, अदरवाइज इट्स वेरी इजी। ओके, तो ये वाली स्लाइड मैंने आपको दो स्लाइड्स दिखी होंगे, आपकी फिलोसफी ऑप्शनल इंट्रोडक्शन एंड सेकंड इज चारवाक फिलोसफी। ठीक है, ये दोनों मैंने आपको भेज दिए। आज ये खत्म हो जाएगी ये वाली स्लाइड, फिर आगे से हम चारवाक शुरू करेंगे। ओके, सो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक। बेसिकली हमने सिलेबस देख लिया क्या है सिलेबस में। ठीक है, ये पेपर आप पढ़ लेना, वैसे जरूरत नहीं है। वी विल सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस। ठीक है, ये सब सॉल्व करेंगे हम। हो सकता है आपके पेपर में यही क्वेश्चन ऐसे कैसे उठ के आ जाए। ठीक है, तो यू विल हैव एन आइडिया हाउ टू राइट द आंसर्स। ओके, सो वी हैव सीन ऑल these टर्म्स। Comparison we have seen, classification of Indian philosophy we have seen, then important features we were discussing. First important feature was your cause effect theory. Okay, cause effect theory हमने discuss कर लिया। Okay, so in cause effect theory basically we have three theories. Okay, थ्री इंपॉर्टेंट थियरीज। ठीक है, थियरीज तो बहुत सारी है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में देर आर थ्री इंपॉर्टेंट थियरीज। सबने माना है कॉज इफेक्ट थियरी को एक्सेप्ट चरवाक। ठीक है, तो तीन हमारी कौन कौन सी थियरीज है? बेसिकली वी हैव थ्री कॉज इफेक्ट थियरीज। फर्स्ट इज सत्कार्यवाद, सेकंड इज प्रत्यय समुत्पाद एंड थर्ड इज असत्कार्यवाद। ठीक है, कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था ये सब। थोड़ा सा अभी स्लाइड्स देख लेते हैं, इनकी स्लाइड्स में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सो आपके सामने स्लाइड है। ठीक है, स्लाइड भी समझाना जरूरी होता है, क्योंकि आपको कई बार स्लाइड्स में कुछ ऐसी चीज होती है जो यहाँ पे नहीं होती कवर, तो हो जाए। कॉज इफेक्ट थ्योरी हाँ, एक ये मैं आपको पोस्टुलेट, ये मैंने कल एक्सप्लेन नहीं किया था, आज की क्लास में करते हैं इसको एक्सप्लेन। दो चीजें देखो कॉज इफेक्ट थ्योरी में। ओके, दो चीजें क्या है? कॉज इफेक्ट थ्योरी इज बेस्ड ऑन टू पोस्टुलेट्स। फर्स्ट इज every effect has a cause। ओके, बेसिकली क्या होता है एक वो है, एक वर्ड है ये, एक्स निहिलो निहिल फिट। इसको आगे देखेंगे। ये लाइन का मतलब ये होता है नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग। नथिंग comes out of nothing। So what I am saying is that from nothing nothing will be there। okay, तो nothing से क्या है? nothing comes out of nothing। nothing से कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि if you want to produce something, for example you want to produce curd, अगर nothing है तो nothing से तो कुछ नहीं आएगा, तो कर्ड nothing से तो नहीं आ सकता। तो there must be some cause, that cause is milk। okay, so cause effect theory says that if there is some effect then there must be some cause। हम ये नहीं कह सकते कि ऐसे ही हवा में आ गया, क्योंकि फ्रॉम नथिंग नथिंग कम्स आउट। नथिंग से तो नथिंग ही निकलेगा, नथिंग से समथिंग कुछ निकल नहीं सकता। तो इट मींस एवरी इफेक्ट एज ए कॉज। इफ देयर इज सम इफेक्ट, एनी इफेक्ट, ओके, कुछ भी इफेक्ट हो, पानी गर्म हुआ उसके पीछे भी इफेक्ट होगा। अगर आपका सेलाइन है, सारे आपके सीज जो है, सी वाटर है, वो सेलाइन है। क्यों है? ओशियनिक सैलिनिटी क्यों होती है, उसके पीछे भी रीजन है। ठीक है, अब बीच में आपका जैसे कि समुद्र का पानी मीठा हो गया था जब या गणेश जी ने दूध पिया, तो इन सब के पीछे क्या होता है? कोई ना कोई कॉज होता है। साइंस बेसिकली कॉज इफेक्ट थ्योरी में क्या मानती है? एवरी इफेक्ट एज ए कॉज। वो कभी गॉड का नहीं बोलती कि गॉड ने किया, नहीं।
साइंस के हिसाब से देयर इज सम इफेक्ट, देयर इज सम कॉज, देयर मस्ट बी सम इफेक्ट। पहले जैसे पहले अर्थक्वेक आता था, जब हमें नॉलेज नहीं थी टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह की, प्लेट टेक्टोनिक्स की हमें नॉलेज नहीं थी, तो हम कहते थे ये भगवान का, ठीक है, भगवान की लाई हुई पिल्ले है पापियों को सजा देने के लिए। ऐसा कुछ नहीं, बेसिकली आपका ये सारा सारा क्या है, आपका एक ज्योग्राफिकल फिनोमेना है। ऐसे सुनामी वगैरह आती थी या साइक्लोन वगैरह आते थे, तो पुराने जमाने में जो लोग थे, इवन आज की डेट में भी जो आपके ट्राइबल्स हैं, उनको, जिनको नहीं पता है, उनको तो यही लगता है कि ये सब भगवान का दिया हुआ वो है, श्राप है या पिल्ले भगवान की लाई हुई। यानी कि अगर आप ऐसे ही ब्लाइंड फेथ के बेसिस पे मानो, तो फिर तो आप कुछ भी बोल सकते हो कि ये सब भगवान का किया हुआ है। अब एक बार तो भगवान क्यों लाएगा भाई अर्थ को, क्या मतलब आ गया? ठीक है, तो बेसिकली साइंस का कहना यह है कि एवरी इफेक्ट हैज ए कॉज। इफ देयर इज सम इफेक्ट, भले से भूकंप आए, भले से सुनामी हो, भले से समुद्र का पानी मीठा हो, ठीक है, कर्ड आपका है उसका भी कोई इफेक्ट होगा। ये दुनिया कैसे बनी, ठीक है, दुनिया, ये जगत इज ए इफेक्ट, दिस वर्ल्ड इज ए इफेक्ट, ये वर्ल्ड आपका एक इफेक्ट है जिसमें हम रह रहे हैं, तो कोई ना कोई तो इसका कॉज रहा होगा। तो अब कई लोग बोलते हैं गॉड है, कई लोग बोलते हैं कि साइंस क्या बोलती है, बिग बैंग थियरी, ठीक है। आपका अगर चारवाक में चले जाओ, चारवाक एटम्स बताता है, ठीक है। आप अगर उसमें चले जाओगे लाइब्रेरी में, तो उसके हिसाब से मोनेट्स है। यानी आपके सामने कुछ भी चीज दिख रहा है, कुछ इफेक्ट है, तो उसके कॉज तो आप ढूंढोगे ही ना, बिना कॉज के तो कोई चीज हो नहीं सकती। So every effect has a cause. This is the first postulate of your cause-effect theory. Okay, because ex nihilo nihil fit. Nothing comes out of nothing. If there is something, if something exists, it means it must have a cause. Okay, तो साइंस यही करती है। साइंस किसी चीज को ब्लाइंडली मानती नहीं है। साइंस हर चीज का क्या करती है, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन। कुछ भी हुआ, साइंस विल ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज। ओके, अब कोरोना हुआ, अब साइंस देख रही है कोरोना कहाँ से हुआ, कैसे उसकी वैक्सीन बनाई जा सकती है, ठीक है। तो जब तक आप कॉज को नहीं ढूंढोगे, तब तक आप उस इफेक्ट को खत्म नहीं कर सकते। नो, कोरोना इज अ डिजीज, ओके, कोविड-19 आपका एक तरह से, ठीक है, पेंडेमिक है, कोरोना इज अ डिजीज। उसका कोई अगर डिजीज है तो ऐसे हवा में तो पैदा नहीं हो गई, देयर मस्ट बी सम कॉज। पहले आपको उस कॉज को ढूंढना पड़ेगा, फिर उस कॉज को खत्म करोगे तो इफेक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। सेम विद सफरिंग्स, आपकी कोई भी सफरिंग है, फर्स्ट बेसिकली ट्राई टू आइडेंटिफाई द कॉज। इफ यू कैन आइडेंटिफाई द कॉज, जस्ट एलिमिनेट द कॉज, योर सफरिंग विल बी एलिमिनेटेड। ओके, कॉज जो है, जैसे जब तक आप बीज नहीं बोओगे तब तक फल, उसमें पेड़ नहीं लगेगा, फल नहीं आएंगे, ठीक है। तो वही वाली बात है ना, कॉज क्या है, कॉज को ढूंढो, जड़ को ढूंढो, ठीक है। इफेक्ट के पीछे मत भागो। इफेक्ट का कॉज क्या है, कॉज खत्म कर दिया, इफेक्ट खत्म कर दिया। तो दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट। ओके, सेकंड पोस्टुलेट इज, दिस इज फर्स्ट पोस्टुलेट, एवरी इफेक्ट हैज ए कॉज। अब फर्स्ट पोस्टुलेट तो ये है, सेकंड पोस्टुलेट क्या है, देयर इज सेकंड पोस्टुलेट आल्सो। ओके, first is every effect has a cause. First is this one. Now what is second? Second is there must be some similarity between cause and effect. There must be some similarity. Similarity. For example, from milk we produce curd. Can we produce oil from milk? No. Can we produce cotton from milk? No. Can we make jar from milk? No. We can only produce those things from milk which are similar to milk. There must be some similarity. For example, you have clay. From clay, you can make a jar or pot. From clay, can you make curd? No. From clay only you can make those things which are similar to clay in some sense. It means there must be some similarity between cause and effect. Otherwise, what will happen? Anything
can be produced from anything. किसी भी चीज से आप कुछ भी प्रोड्यूस कर लोगे, बट दिस इज नॉट द केस इन प्रैक्टिकल लाइफ। वी ऑल्सो सी दैट ऐसा तो नहीं है आप बाहर से किले उठा के लाए, बोला आज तो कर्ड खाएंगे, किले लाए और किले से कर्ड बनाएंगे, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो बेसिकली देयर मस्ट बी सम। अब आपका, अगर आपकी जो ये प्लेट्स हैं, अगर आपकी, ठीक है, जो आपकी 7 मेजर प्लेट्स हैं, अगर अर्थक्वेक आया, प्लेट्स जब हिलेंगी तब अर्थक्वेक आएगा। ऐसा नहीं है मैंने पानी पिया या उससे अर्थक्वेक आ जाएगा, ठीक है, या मैंने कोई गलत बात बोल दी या किसी ने कुछ abusive words यूज कर दिया उससे अर्थक्वेक आ जाएगा, नहीं। देयर मस्ट बी सम कॉज। एवरी इफेक्ट हैज अ कॉज एंड देयर इज सम सिमिलरिटी बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, अगर आप किसी को अब्यूसिव वर्ड्स बोलोगे, किसी को कुछ उल्टा सीधा बोलोगे, तो ये आपका इफेक्ट उसी हिसाब से जनरेट होगा ना, अगला गुस्सा होगा। अगर आप प्यार से बोलोगे तो कोई क्यों गुस्सा होगा। So basically effect and cause has some similarity. Okay, for example, okay, this is clear now. Basically these are two postulates. First is cause and cause, every effect has a cause. Second is there must be some similarity between cause and effect. ये दोनों चीजें याद रखना, इन्हीं के बेसिस पे हम चीजों को रिफ्यूट करेंगे या फिर एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इन्हीं दोनों के बेसिस पे ह्यूम ने अपनी थियरी दी है। ये दो पोस्टुलेट आपको याद रखने, रट्टा लगा लो इनका। there is every effect has a cause and there is some similarity between cause and effect. Cause effect theory is one of the most celebrated theory in Indian philosophy or Western philosophy both. Okay, now let us proceed further. Cause effect theory. Okay, so now let us see the application of cause effect theory. Where we apply cause effect theory in basically law of karma. What law of karma says? Good deeds, good fruits. Bad deeds, bad fruits. वो कहते हैं ना, जब बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। ठीक है, जैसा पेड़ होगा वो वैसे ही फल देगा। अगर अच्छे कर्म करोगे इट विल गिव यू गुड फ्रूट्स, बुरे कर्म करोगे इट विल गिव यू बैड फ्रूट्स। ये है लॉ ऑफ कर्मा, और ये लॉ ऑफ कर्मा हर जगह पे अप्लाई होता है। नाउ बेसिकली लॉ ऑफ कर्मा इज नथिंग, योर लॉ ऑफ कर्मा इज application of cause effect theory in the field of morality. हम नॉर्मल क्या देखते हैं, दही बनाया या फिर मिल्क कर्ड, वो देख रहे थे, वो तो आपका नॉर्मल, वो तो जनरल चीज है। लेकिन अगर मैं मोरालिटी के फील्ड में अगर लॉ ऑफ कर्मा को अप्लाई करता हूँ, मतलब कॉज इफेक्ट थ्योरी को अप्लाई करता हूँ, तो कॉज इफेक्ट थ्योरी क्या कहती है, इफेक्ट का कॉज होना चाहिए। तो अगर आपका अच्छे फ्रूट्स मिल रहे हैं तो उसका कॉज क्या होगा, गुड डीड्स। और अगर आपको बैड फ्रूट्स मिल रहे हैं तो उसका कॉज क्या होगा, बैड डीड्स। यानी कि गुड डीड्स गुड फ्रूट्स, बैड डीड बैड फ्रूट्स, कॉज इफेक्ट है यहाँ पे। लेकिन ये आप मोरालिटी को प्रमोट करने के लिए करते हो, इसलिए तो हम बोलते हैं अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे। सो बेसिकली cause effect theory when applied basically in the field of morality, then that takes the form of law of karma. Good deeds good fruits, bad deeds bad fruits. Now the problem is that there is some inconsistency. Okay, क्या inconsistency है? पहली तो बात ये है, आप देखो इसमें मैंने आपको बोला था ना, देयर इज सम सिमिलरिटी, तो गुड के साथ गुड मिलना चाहिए और बैड के साथ बैड मिलना चाहिए। लॉजिक तो यही कहता है, देयर मस्ट बी सम सिमिलरिटी बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। नाउ प्रॉब्लम इज दैट some people are always performing good deeds, some people are always performing always good deeds, but they are getting bad fruits. And some people are always performing bad deeds,
but they are getting good fruits. Inconsistency is there. गुड के साथ तो गुड मिलना चाहिए, लेकिन गुड के साथ बैड मिल. हाउ विल यू सॉल्व दिस इनकंसिस्टेंसी? सवाल तो यही है ना भाई, कि ऐसा है लॉ ऑफ कर्मा और कॉज इफेक्ट थ्योरी के हिसाब से, अच्छे कर्म का फल, अच्छे कर्मों का नतीजा अच्छा फल मिलना चाहिए. देन व्हाई पीपल हु आर ऑलवेज परफॉर्मिंग गुड डीड्स दे आर गेटिंग बैड फ्रूट, एंड सम पीपल हु आर परफॉर्मिंग बैड डीड्स दे आर गेटिंग गुड फ्रूट? हाउ कैन वी सॉल्व दिस इनकंसिस्टेंसी? इस इनकंसिस्टेंसी को आप कैसे सॉल्व करोगे? किस बेसिस पे सॉल्व किया जा सकता है? एनीवन? एनीवन? A theory is there, on that basis we will solve this inconsistency. और मैंने वो थियरी पहले ऑलरेडी आपको नाम लिया उसका बार बार. क्या है, किस बेसिस पे इस इनकंसिस्टेंसी को सॉल्व कर सकते हैं? एनीवन? अगर आपने गीता कभी पढ़ी हो, थोड़ा बहुत गीता के बारे में पढ़ा हो, कर्म के बारे में पढ़ा हो, भगवत गीता का क्या सार है वो पढ़ा हो, तो आपको पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे हम इनकंसिस्टेंसी को सॉल्व कर सकते हैं. हिंदुइज्म में बहुत बड़ा रोल है इसका, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं अभी. क्या चीज है वो? एनीवन? एम आई ऑडिबल? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, ना कुछ लिख रहा है. सो गए सब? एम आई ऑडिबल? फ्रूट की डिजायर ना करना. वेरी गुड. अभिलाषा ने बोला बिकॉज ऑफ देयर पास्ट कर्मास. हाँ, काफी जगह, काफी हद तक सही हुआ. हेल एंड हेवन, नो. देयर इज सम वर्ड फॉर दैट, पास्ट कर्मास, और देयर इज अ वर्ड. व्हाट इज दैट वर्ड? देयर इज सम वर्ड. Because of that we are getting birth again and again. There is some word. If you will not get liberated, पुनर्जन्म. हाँ, पुनर्जन्म, rebirth. That is rebirth, concept of rebirth. Okay, concept of rebirth. समझो बात को कि क्यों इनकंसिस्टेंसी है. यहां तक क्लियर हो गया आपको? देखो, इनकंसिस्टेंसी है, यहां तक आपको क्लियर हो गया. अब देखो, गुड डीड्स करके भी बैड फ्रूट्स मिल रहे हैं, और बैड डीड करके भी गुड फ्रूट्स मिल रहे हैं. इस इनकंसिस्टेंसी को हम सॉल्व कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीबर्थ. रीबर्थ क्या होता है? टेकिंग बर्थ अगेन एंड अगेन. ये सिर्फ हिंदुइज्म में है, ठीक है, और कहीं नहीं है. ये इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में रीबर्थ का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है. ओनली वन सिंगल बर्थ का कंसेप्ट है. टेकिंग बर्थ अगेन एंड अगेन. कब तक लेनी है बर्थ? जब तक आपको लिबरेशन नहीं मिल जाता. अब देखो क्या होता है. होता है ऐसा है, जैसे अभी आप केस लिखोगे, ठीक है, प्री दिया आपने, प्री के बाद मेंस है, मेंस के बाद इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन, ठीक है जी. मान लो आप यहीं पे फेल हो गए, ठीक है, देन यू विल अगेन राइट प्री. अगर आप यहाँ पे फेल हो गए, देन यू विल अगेन राइट प्री. अगर आप यहाँ पे फेल हो गए, देन यू विल अगेन राइट प्री. फिर ये साइकिल चलेगी, ऐसे चलेगी ना पूरी साइकिल. ओके, फाइनल सिलेक्शन हो गया, यू विल गेट लिबरेशन. फिर नहीं लिखोगे. लेकिन जब तक आप ये सारी स्टेज पार नहीं कर लेते, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, मतलब लिबरेशन में पहुंच जाते, तब तक ये साइकिल आपकी रिपीट होती रहेगी. मतलब ऐसे समझ लो, टेकिंग बर्थ अगेन एंड अगेन मतलब बार बार प्री आप दोगे. कब तक? जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता. ऐसे आप बार बार बर्थ लोगे. क्यों? क्योंकि आपको लिबरेशन नहीं मिला. बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि आपको अपने कर्मों के लिए सफर करना है. बुरे कर्मों के लिए सफर करना है और अच्छे कर्मों के लिए आपको अच्छे फल मिलते हैं. लेकिन हम में से सारे ह्यूमन बींग्स, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, सारे, मतलब किसी को छोड़ भी नहीं रहा हूं, ऑल ह्यूमन बींग्स बेसिकली जो होते हैं, उनकी जो बेसिकली दे आर सैडिस्ट. दे आर सैडिस्ट बाय नेचर. आप है ना, अगर 100 काम करते हो, 100 में से सिर्फ एक काम ऐसा होगा जो लोगों की भलाई के लिए होगा, 99 में आपका सेल्फ इंटरेस्ट होता है. तो इसका मतलब ये, हम लाइफ में सफर ज्यादा करते हैं हमेशा.
आप कभी बैठ के देख लेना 24 घंटे में से आप कितने टाइम खुश रहते हो। 18 घंटे के आसपास तो आप सोचते रहते हो इधर उधर की बातें या परेशान रहते हो। सोते वक्त थोड़ा सा शांत रहते हो, उस समय भी सपने अपने आते हैं। नहीं, हम 90 मतलब पूरे सारे ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं जो ज्यादातर टाइम परेशान ही रहते हैं। इसका मतलब हमारी लाइफ में जो सफरिंग है ना, उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। सफरिंग की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। अब जैसे कल न्यू ईयर 31st था, 31st न्यू ईयर ईव को सबने उस दिन पार्टी वार्टी करी होगी, मस्त पिए होंगे। सुबह क्या हुआ होगा? सुबह उनकी हालत खराब होगी क्योंकि काफी लोग एक्सीडेंट हो गया होगा, कुछ भी हो गया होगा। यदि थोड़ी देर की खुशी है, उसके बाद तो क्या है आपका सफरिंग। इसका मतलब सफरिंग जो है आपकी, दैट इज इनएविटेबल। सफरिंग को आप रोक नहीं सकते। इट कैन बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग। तो हमारी लाइफ का जो एम है वो सफरिंग को दूर करना है। और सफरिंग आपकी दूर कब होगी? जब लिबरेशन मिल जाएगा। जैसे अभी आप सफर कर रहे हो ना, प्री प्री दोगे, फिर मेंस दोगे, फिर आप इंटरव्यू दोगे। अगर आपका प्री नहीं हुआ, अगले साल फिर सफर करोगे और पढ़ोगे, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। कब तक? जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो लिबरेशन आपको चाहिए। अब है क्या, मान लो ये आपका, इसको कैसे रिबर्थ के बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे? कोई अगर गुड डीड्स कर रहा है तो भी उसको बैड फ्रूट मिल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपने पुराने जन्म में, प्रीवियस बर्थ में, प्रीवियस बर्थ में जितने भी गलत काम करे थे उनका फल उसे मिल रहा है इस जन्म में। देखो सारा हिसाब तो हो गई ना, अकाउंटेंट है ऊपर बैठा। तो जो आपके पुराने जन्म के जो आपके कर्म थे जिनका आपको फल नहीं मिल पाया, उनका फल आपको इस जन्म में मिल रहा है। इस जन्म में जो आप अच्छी काम कर रहे हो, इसका फल आपको कब मिलेगा? नेक्स्ट बर्थ में। हो सकता है आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आप लिबरेट ही हो जाओ, आपका नेक्स्ट बर्थ ही ना हो। ऐसे ही अगर कोई बैड डीड्स कर रहा है तो भी उसको गुड फ्रूट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब पुराने जन्म में उसने बड़े अच्छे कर्म किए होंगे, उनका फल उसको पुराने जन्म में नहीं मिल पाया, उसका फल अब मिल रहा है। और अब जो बैड डीड्स कर रहा है, इसका फल इसको अगले जन्म में मिलेगा। यानी कि लॉ ऑफ कर्मा की में जो इनकंसिस्टेंसी है, दैट कैन बी सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ रीबर्थ। some people, they are performing always good deeds, but still they are finding bad fruits. Why? Because of their past karmas, as Abhilasha has said. Okay, past karmas. When we will see Gautam Buddha, Buddhist philosophy, we will see Dwadas Nidan. 12 chakras are there in our life. 12 चक्र होते हैं, 12 चक्र। द्वादश निदान, द्वा मीन्स दो, दस मतलब 10, 2 + 10 is 12. So there are 12 chakras. उन 12 चक्रास में आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीजों को हम देखेंगे। तो बेसिकली इट इज नथिंग बट इंप्रेशन ऑफ योर पास्ट कर्मास। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको पहले बताया था, ये तो छोड़ो, ये तो छोटी मोटी चीजें सफरिंग करना। मैं यहाँ जयपुर में पैदा हुआ, आप लोग जम्मू में पैदा हुए, कई लोग कश्मीर में पैदा होंगे, कई लोग सीरिया में पैदा हो रहे हैं, ठीक है, कई लोग यूएस में पैदा हो रहे हैं, कोई अंबानी के घर पैदा हो रहा है, ठीक है, कोई स्लम्स में पैदा हो रहा है। ये डिफरेंस क्यों है फिर? अगर कर्मा ही नहीं होते तो हम सब एक सी कंडीशंस में पैदा होने चाहिए। बचपन से इक्वलिटी होनी चाहिए थी, लेकिन बचपन से इक्वलिटी नहीं होती है। कई लोग पैदा होते ही उनकी डेथ हो जाती है, जो आप इन्फेंट मोर्टेलिटी की हम बात करते हैं। उन्होंने क्या कर्म किए? तो पुराने जन्म में जो गलत कर्म किए उसका ये फल निकला कि पैदा होते ही चले गए। बेसिकली आपका जो जन्म हो रहा है, प्रीवियस बर्थ था, नेक्स्ट बर्थ होगा, सब आपके कर्मास का फल है। नहीं तो इसमें इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए थी ना, सब एक सी कंडीशन पे पैदा होने चाहिए थे। सब एक कंट्री में पैदा होते हैं जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम सेम होता है, सोशल सिस्टम सेम होता है, इकोनॉमिक सिस्टम सेम होता है, हर तरह की इक्वालिटी होती है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, ठीक है। लेकिन आप देखो यहाँ पे सब जगह पे डिफरेंस है। कोई पैदा होता है, उसको थोड़े पैदा होने के बाद ही कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली, और कई लोग ऐसे होते हैं कि खुद अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं, ठीक है, उनको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उनके बच्चों को बीमारी हो जाती है, वो बच्चों की वजह से प्रॉब्लम होती है। इसमें बेसिकली क्या है, बच्चे की गलती नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके कर्म जो हों, वो कर्म ऐसे हों कि आपको फल डायरेक्टली ना देके आपको किसी के थ्रू दे फल। जैसे अगर माँ बाप के लिए बच्चे को कोई दिक्कत है तो उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना, खुद को होता आदमी संभाल लेता है। तो ये सब जो खेल है लॉ ऑफ कर्मा का, ये इसलिए ही,
नहीं तो इतनी इनकंसिस्टेंसी होती नहीं ना चीजों में। सारा इनकंसिस्टेंसी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीबर्थ एंड लॉ ऑफ कर्मा। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ। इज इट क्लियर? तो आप ये मत सोचो कि आज आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपको फल नहीं मिलेगा। फल हो सकता है आपको आज ना मिले, 1 साल बाद मिले, अगले जन्म में मिले, लेकिन फल मिलेगा। और बुरे कर्म कर रहे हो तो ये मत समझो कि बुरे कर्म का फल। और अगर आप ये सब चीजें नहीं मानते देन यू आर चारवाक। चारवाक वाली फिलोसफी भी आप मान सकते हो कि कुछ नहीं है, कर्म वर्म कुछ नहीं होता, यही दुनिया है जो है। लेकिन फिर इन सब चीजों को, इनकंसिस्टेंसी को आप रिजॉल्व नहीं कर पाओगे। व्हाई सो मच इनकंसिस्टेंसी इज देयर? मैं अंबानी के घर पैदा क्यों नहीं हुआ? मैं अमेरिका में पैदा क्यों नहीं हुआ? ओके या फिर सीरिया वाला बोलेगा कि मैं सीरिया में क्यों पैदा हुआ, मैं इंडिया में पैदा क्यों नहीं हुआ? ओके, so that is basically the problem. Okay, if there is some inconsistency in law of karma, that can be basically resolved using concept of rebirth. ठीक है, आपने काफी लोगों ने सही दिया था जवाब. ओके, so that is your rekarma. Okay, rebirth and law of karma. ओके, जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये सर्किल चलता रहेगा. वेरी गुड. ओके, देखो मोक्ष, मोक्ष का भी अलग अलग मतलब है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आज बोलूं कि आप बोलो कि सर पागल हो गए, सर कैसे लिबरेशन 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 की तब पहले बात करते थे ना. तो पहले जो लिबरेशन था, हम जब लिबरेशन की बात करते थे ना पहले पुराने जमाने में, वैदिक एरा में, लिबरेशन का उस समय मतलब था कि लिबरेट होके बंदा हेवन जाएगा. ठीक है, और अगर आपने अच्छे कर्म नहीं करे तो वो हेल में जाएगा. लेकिन आज की डेट में ये कोई मतलब नहीं है हेवन हेल का. ठीक है, इतना हम नहीं सोचते. आज की डेट में लिबरेशन का डिफरेंट कंसेप्ट है हर चीज के लिए. फॉर एग्जाम्पल, if there is some पुअर पर्सन के लिए लिबरेट होने का मतलब क्या है? पोवर्टी से बाहर निकलना. दैट इज लिबरेशन फॉर हिम और हर. ये एक तरह से हेल ही है. पोवर्टी इज ए काइंड ऑफ हेल. उससे बाहर निकलना है, उसके लिए क्या है? हेवन है, लिबरेशन है. आपके लिए क्या है लिबरेशन? अभी आपके लिए केएस बनना लिबरेशन है. अभी जो भी आपका टारगेट है, दैट इज लिबरेशन फॉर यू. हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, ये छोड़ो इसका. अब जैसे मार्क्स है, मार्क्सिज्म जो हम पढ़ेंगे तो उसमें मार्क्सिज्म हेवन हेल की बात नहीं करता. मार्क्सिज्म बात करता है ह्यूमन वेलफेयर की. समझ गए आप? तो मतलब जैसे ह्यूमनिज्म है, मार्क्सिज्म इज आल्सो काइंड ऑफ ह्यूमनिज्म. ह्यूमनिज्म किसकी बात करता है? ह्यूमन वेलफेयर की. तो ये लिबरेशन, लिबरेशन का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है. अगर कोई बेसिकली, अगर आप कोई बहुत ज्यादा भूखा है, उसको अच्छा खाना मिल जाए, वही उसके लिए लिबरेशन है. आज की डेट में इनकी बात नहीं करते हैं हेवन और हेल की. आज की डेट में जो टॉप पे बात होती है वो होती है ह्यूमन वेलफेयर की. ह्यूमन वेलफेयर प्रमोट करना है. अगर कोई कहीं पे भी पॉवर्टी नहीं है, इनइक्वालिटी नहीं है, ठीक है, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, व्यूमेन्स को पूरे राइट दिए हुए हैं, चिल्ड्रन को राइट दिए हुए हैं, व्यूमेन के अगेंस्ट कोई क्राइम नहीं हो रहा है, डेमोक्रेसी है, आपको सारे राइट्स मिले हुए हैं, तब हम बोलेंगे कि हाँ, इस कंट्री के लोग जो हैं वो लिबरेटेड है. आज की डेट में हम लिबर्टी की बात करते हैं ज्यादा. लिबर्टी को हमने, लिबरेशन को लिबर्टी से रिप्लेस कर दिया है. समझ गए? तो लिबरेशन का मतलब आज की डेट में वो नहीं है कि लिबरेशन मींस हेवन एंड हेल. लिबरेशन मींस लिबरेशन फ्रॉम पॉवर्टी, लिबरेशन फ्रॉम इनइक्वालिटी, लिबरेशन फ्रॉम हंगर, लिबरेशन फ्रॉम malnutrition, लिबरेशन फ्रॉम इलिटरेसी, लिबरेशन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन. ये है मतलब आज की डेट में लिबरेशन. तो आपके लिए तो लिबरेशन क्या केएस है. जिस दिन आप केएस में आपके लिस्ट में नाम आएगा, उस दिन जो आपको सुख की प्राप्ति होगी, जो ब्लिस मिलेगा, वही आपके लिए लिबरेशन है. अब मैं आपको बोलूं छोड़ छाड़ के सब तुम चले जाओ जंगल में, और लिबरेशन पॉसिबल नहीं है आज के डेट. तो लिबरेशन का कंसेप्ट इवॉल्व होता रहता है. जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ है ना, अमेंडमेंट होते रहते हैं समय के हिसाब से. कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एलजीबीटी के राइट्स की भी बात होगी. कभी किसी ने सोचा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त कि एलजीबीटी जैसा भी कोई कंसेप्ट आएगा? एलजीबीटी की बात हुई. कभी किसी ने सोचा था कि सबरीमाला टेम्पल वाला कंसेप्ट आएगा?
तो बेसिकली आपका जो है वो इवॉल्व होता है धीरे धीरे। कभी किसी ने सोचा था कि ये अनटचेबिलिटी टाइप इतना आगे जाके इतना प्रॉब्लम करेगा, या व्यूमेन को लेके इतनी सारी वो प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन होगा, या फिर जो भी आपके क्राइम वगैरह बढ़ेंगे उनके लिए नए लॉज लाने पड़ेंगे, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन हमारे क्या है, एक ट्री की तरह है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टैटिक है, जैसे ट्री आपका इवॉल्व करता है ना, ब्रांचेस अलग अलग उसकी नहीं, ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व करता है। सिमिलरली कंसेप्ट ऑफ लिबरेशन वो भी इवॉल्व करता है। ओके, सो लिबरेशन का मतलब वो नहीं है हेवन और हेल, वो कंसेप्ट पहले था, ठीक है। आज की डेट में कंसेप्ट हैज बीन चेंज्ड। ओके, इज इट क्लियर? सो लिबरेशन का कंसेप्ट आपके लिए चेंज हो चुका है। समझ गए ना आप बात को? सीधी सी बात है आपके लिए। अभी आप क्यों इतने खज्जल हो रहे हो, क्लास में क्यों आ रहे हो, सफर क्यों कर रहे हो? बिकॉज योर एम इज टू बी केएस और समथिंग एल्स वॉट एवर यू वांट टू बी। फिलोसफी पढ़ के जो आपका सिलेक्शन हो जाए कहीं पे भी, या क्लास अटेंड करके कुछ भी हो जाए, या क्लास में आपका यही होगा, सपना ये होगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे या कोचिंग में पढ़ाएंगे, तो वो भी आपका एक तरह से क्या है, जब आपका वो सपना पूरा हो जाता है, यू विल गेट लिबरेटेड। तो लिबरेशन है जब आपको सुबह सुबह उठते भूख लग रही हो, आपको खाना नहीं मिले, उस समय तो खाना जब मिल जाता है वही आपके लिए लिबरेशन। ओके, सो this is all about your law of karma. Okay, inconsistency law of karma. Hopefully it is clear to all of you. Okay, everything is crystal clear. क्लियर है सबको? ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्लाइड्स देखिए, आपकी स्लाइड्स पढ़ लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्लाइड में ये 2 पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, अब देखो ये हमने एग्जांपल्स, ये देखो, ठीक है, ये सब एग्जांपल इसमें लिखे हुए हैं। क्ले से पॉट बनेगा, मिल्क से कर्ड, कॉटन से क्लोथ। फिर साइंस एक्सेप्ट कॉजल थियरी एज ए बेसिक पोस्टुलेट, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। अर्थक्वेक, ठीक है, ग्रेवयार्ड, ये मैंने एक्सप्लेन किया, ग्रेवयार्ड की जरूरत नहीं है, ये अलग कंसेप्ट है, इसकी जरूरत है नहीं, ठीक है। आप सिर्फ अर्थक्वेक एक एग्जांपल से ठीक है आपके लिए। ओके, वो भी सेम चीज है। इंडियन philosophers also accept causal theory as a basic postulate except few such as चारवाक। चारवाक ने एक्सेप्ट नहीं किया। बट देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट philosophers regarding relation between cause and effect। वो हम देख चुके हैं कॉज एंड इफेक्ट में क्या डिस्प्यूट है, उसके बेसिस पे आपकी सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद और प्रत्यय समुत्पाद 3 थियरी आई है ना। डिस्प्यूट ये बोलता है कि इफेक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कॉज, ये बोलता है कि इफेक्ट नहीं होता प्रेजेंट, अलग है चीज है। और प्रत्यय समुत्पाद बोलता है कि जब तक कॉज है तब तक इफेक्ट है, जैसे कॉज खत्म इफेक्ट भी खत्म। तो बेसिकली मानते सब है चारवाक को छोड़ के, लेकिन डिस्प्यूट किस चीज को लेके है? डिस्प्यूट इस चीज को लेके है कि कॉज और इफेक्ट में रिलेशन क्या है। ओके, एंड ऑन दैट बेसिस 3 थियरीज आर देयर। फर्स्ट इज सत्कार्यवाद। ओके, this is very important theory. You will get one question of 20 marks or 15 marks in your paper based on सत्कार्यवाद। जो तीनों थियरी उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सत्कार्यवाद है, सत्कार्यवाद और प्रत्यय समुत्पाद है। असत्कार्यवाद नहीं पूछते जनरल। आप अपना केएस का पेपर उठा के देख लो इस साल का, दोनों बार 2 बार हुआ ना पेपर, दोनों बार है ना, नहीं 3 बार हो गया था, एक तो 2 बार हुआ था, हर बार पूछा है प्रत्यय समुत्पाद। ओके, तो सत्कार्यवाद, दिस थियरी बिलीव दैट इफेक्ट प्री एग्जिस्ट इन कॉज, वी हैव ऑलरेडी सीन। Here सत्य means present, कार्य means effect and वाद means theory। देख लिया हमने। So सत्कार्यवाद means effect is present in its cause before its production। It is supported by सांख्या, रामानुज एंड योगा। ठीक है, इन तीनों ने इसको सपोर्ट किया है। आगे जब हम रामानुज और सांख्या पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे। अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए सत्कार्यवाद क्या है, कौन कौन सपोर्टर है। सेकंड इज असत्कार्यवाद, दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ सत्कार्यवाद। ये बोलता है इफेक्ट डज नॉट प्री एग्जिस्ट इन दी कॉज। हियर असत मीन्स नॉट प्रेजेंट, कार्य मीन्स इफेक्ट एंड वाद मीन्स थियरी। सो ये पेपर में ऐसे मत लिख के आना भाई, पेपर में ये आपको समझाने के लिए पेपर में सिर्फ क्या लिख के आना है, असत कार्यवाद, ये वाली लाइन से ये वाली लाइन लिखनी है, ये नहीं लिखना है नीचे की असत मीन्स ये। ठीक है, मैंने आपको पहले भी समझाया। और इसको किसने सपोर्ट किया है? न्याय वैशेषिक ने। इनके हिसाब से इफेक्ट पहले से प्रेजेंट नहीं होता, इफेक्ट इज ए न्यू थिंग। ओके, अब आर्ग्यूमेंट जब देखेंगे हम 5 आर्ग्यूमेंट्स, तब वहां देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने प्रूव किया है। ये पूरी थियरी डिटेल में आएगी न्याय वैशेषिका में, तब देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ हम ब्रीफ में देख रहे हैं, अब वो देख रहे हैं अभी क्लासिफिकेशन। एंड थर्ड इज प्रत्यय समुत्पाद,
और थियरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, ये बड़ी याद रखना, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन और रिलेटिव कॉजल थियरी। डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का मतलब क्या है, कॉज पे डिपेंडेंट है इफेक्ट, इसलिए डिपेंडेंट ओरिजिनेशन बोलते हैं। और रिलेटिव कॉजल थियरी क्यों है, क्योंकि कॉज इफेक्ट जो है आपका किसके रिलेटिव है, वो कॉज के रिलेटिव है, इसलिए इसको इफेक्ट कॉज पे डिपेंडेंट है, जब तक कॉज है तब तक इफेक्ट है, ऐसे ही इफेक्ट कॉज पे रिलेटिव भी है, जब तक कॉज है तब तक इफेक्ट है, इसलिए इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, थियरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन बिकॉज ओरिजिन ऑफ इफेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन कॉज, एंड रिलेटिव कॉजल थियरी बिकॉज इफेक्ट इज रिलेटिव टू कॉज, कॉज है तो इफेक्ट है, कॉज नहीं तो इफेक्ट नहीं। तो ये नाम याद रखने, कई बार वो क्या है, प्रतीत समुत्पाद नहीं देखे बोल देता है डिस्कस थियरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी, फिर आप बोलोगे सर ने ये तो पढ़ाया ही नहीं, या रिलेटिव कॉजल थियरी ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी। यार इतना तो आप दिमाग लगा ही लोगे, बुद्धिस्ट फिलोसफी में सिर्फ एक ही कॉज इफेक्ट थियरी है और वो प्रतीत समुत्पाद है। तो कई बार क्या है, वो ऐसे गेम खेलते हैं, वो थोड़े से सैडिस्ट होते हैं ना, आपको पता है, वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर सैडिस्ट बाय नेचर, मैं भी आप भी, किसी को आपका देख लो ना, आपको या आपका साथी अगर आईएएस केएस बन गया तो आपको खुशी से ज्यादा दुख होता है, आप जब बन जाओगे तो आपके रिश्तेदारों को सबसे ज्यादा दुख होगा कि ये कैसे बन गया, ठीक है। बेसिकली वी ऑल, इसमें हमारी गलती नहीं है, हमारी बॉडी इस तरह से बनी हुई है, हमारे हार्मोन्स, नहीं तो भगवान नहीं बन जाएंगे, अगर सब आप सबकी खुशी में खुशी ढूंढोगे तो यू विल बिकम गॉड। ओके, तो वो कहते हैं ना कि इंसान इंसान ही बना रहे, बहुत बड़ी बात है, भगवान बनना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो प्रतीत्य मीन्स, अब जैसे यहाँ जब मैं बातें करता हूँ तो आपको लगता होगा वाह 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 सर, लेकिन ऐसा नहीं, आई एम ऑल्सो सैडिस्ट बाय नेचर, ठीक है, मैं भी पापी हूँ लेकिन यहाँ जब पढ़ाता हूँ तो माहौल ऐसा बन जाता है कि मैं उसमें चला जाता हूँ, सन्यासी वाले उसमें चला जाता हूँ, ठीक है तो बेसिकली यहाँ पे प्रतीत्य का मीन्स होता है, ये देखते हैं हम, ठीक है, प्रतीत्य समुत्पाद, इसको थोड़ा सा देखते हैं। प्रतीत्य का मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन या बेस्ड ऑन, और समुत्पाद का मतलब होता है ओरिजिन। तो जब हम ओरिजिन की बात करते हैं तो किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इफेक्ट के बेस में, और जब डिपेंडेंट और बेस्ड ऑन कर रहे हैं तो कॉज के बेस। इसका मतलब origin of effect is dependent on cause, समझ गए बात को, इसलिए theory of dependent origination बोला जाता है, because origin of effect is dependent on cause। फॉर एग्जाम्पल कल मैंने आपको समझाया था डायग्राम बना के, ठीक है, फ्लेम वाला, ओके, ये आपकी फ्लेम थी, ये आपका कॉटन, और ये आपका ऑयल था, ठीक है। अब आपका ये फ्लेम जो है, ये फ्लेम कब तक प्रेजेंट रहेगी, इफेक्ट है ना, तो ओरिजिन ऑफ इफेक्ट किस पे डिपेंडेंट है, कॉटन पे और दूसरा ऑयल पे, ये दोनों क्या है आपके, कॉज है, दोनों में से एक भी खत्म तो आपकी ये फ्लेम खत्म। इज इट क्लियर? तो दिस इज बेसिकली योर कंसेप्ट ऑफ प्रतीत समुत्पाद, दैट इज ओरिजिन ऑफ इफेक्ट। जैसे मान लो आप केएस के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सो यू वांट टू बी केएस, दैट इज इफेक्ट, ठीक है, आप केएस बनना चाहते हो। अब केएस के लिए आप कब तक तैयारी करोगे, जब तक आपके पास या तो आपका सिलेक्शन ना हो जाए, देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटी, आइदर यू विल गेट सेलेक्टेड और यू विल क्रॉस द एज लिमिट, ओके, एज लिमिट आप क्रॉस कर जाओ। अब ये कॉज है दोनों, ठीक है, सिलेक्शन आप करवाना चाहते हो, ठीक है, लेकिन या तो सिलेक्शन हो जाएगा तो ये आपका इफेक्ट खत्म हो गया वहां पे, ठीक है, फिर तो आप केस की तैयारी नहीं करोगे ना, जब तक आपका कॉज है तब तक आपका इफेक्ट है, जैसे ही आपका कॉज खत्म इफेक्ट भी खत्म, जब आप बन गए ऐसे एज लिमिट आपकी खत्म, उसके बाद आप केस नहीं बन सकते, यानी जब तक आपका कॉज है तब तक इफेक्ट है, जैसे ही कॉज खत्म वैसे ही इफेक्ट भी खत्म।
तो यही कंसेप्ट उन्होंने यहाँ पे समझा है, ये डायग्राम ऑफ फ्लेम, कॉटन एंड ऑयल। आपको पेपर में यही डायग्राम बना के आना है, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं। समुत्पाद मीन्स ओरिजिन, ठीक है, प्रत्यय ऊपर लिखा हुआ है। प्रत्यय मीन्स डिपेंडेंट और बेस्ड ऑन कॉज। समुत्पाद मीन्स ओरिजिन, देयरफॉर प्रत्यय समुत्पाद मीन्स ओरिजिन ऑफ इफेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन इट्स कॉज। पेपर में ये लाइन लिखनी है बस। प्रत्यय समुत्पाद means origin of effect is dependent on its cause, that's why it is also known as theory of dependent origination। अब इसके आगे मैंने एक लाइन लिखी, it is one of the celebrated theory of causality। celebrated क्यों? because it is middle path। एक्सट्रीम व्यूज को कभी भी कोई भी है ना एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर आप एक्सट्रीम व्यू लेके चलोगे तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। आपको मिडिल पाथ ही हमेशा लेना पड़ेगा, ठीक है। मिडिल पाथ बेस्ट होता है, ठीक है। जब आप एथिक्स भी पढ़ोगे, ठीक है, एथिक्स में भी आप गोल्डन मीन वगैरह जो बताया इन्होंने, ठीक है, एरिस्टोटल वगैरह ना, वो आपको पता होना चाहिए। तो हमेशा क्या है, इसलिए गौतम बुद्धा जो है बेसिकली, इसलिए बुद्धिज्म इतना आपका यहाँ पे स्प्रेड हुआ है। बुद्धिज्म के स्प्रेड होने के पीछे मेन जो है रीजन वो ये है कि जो मेटाफिजिकल फालतू की चीजें थी, जो मेटाफिजिक्स की, जैसे एक बात बताओ, सीधी सी बात है, अगर मैं खुद अपने एफर्ट्स नहीं लगा रहा हूं, या मैं खुद कोई भी ऐसे मतलब गलत काम कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो कि कोई भी ऐसे मैं किसी तरह का नशा कर रहा हूँ, या फिर मान लो मेरी लाइफ स्टाइल ऐसी अजीब सी है और उसके बाद मैं बीमार होता हूँ या मुझे कोई ऐसी डिजीज हो जाती है, तो उसके बाद क्या मैं गॉड को दोष दूं कि भाई आपने मुझे ये बीमारी की? नहीं। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम? सेल्फ, ठीक है। ओके, द सेल्फ पर्सन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर his or her own problems, so you have to eliminate those problems। that is the beauty of Buddhism। I am responsible for my failure, I am responsible for my success। ऐसा नहीं है आप फेल हो गए तो आप किसी पे ठीकरा फोड़ दो कि नहीं पेपर टफ आ गया, सबके लिए टफ था, बाकी लोग कैसे पास हो गए? या सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया तो तुम्हें किसने बोला इस सर से पढ़ो? या खुद भी तो पढ़ सकते थे, सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, सर को बोलते सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, किसी और अच्छे सर के पास चले जाते, या खुद से थोड़े एफर्ट्स लगाते। तो बेसिकली आप किसी और के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ सकते हो, यू आर रेस्पॉन्सिबल। ओके, विद फ्रीडम कम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। ह्यूमन बीइंग्स आर फ्री, मोर फ्रीडम मीन्स मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, इसलिए तो बोला जाता है मीडिया है जो उसको रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, मीडिया मस्ट बी रेस्पॉन्सिबल बिकॉज मीडिया हैज फ्रीडम। तो फ्रीडम, विथ फ्रीडम कम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज वन टॉपिक इन आवर सिलेबस, फ्रीडम एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। फ्रीडम एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे हम सातरे में। सातरे में एक टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आता है इससे, फ्रीडम एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। विथ फ्रीडम कम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, more freedom, more responsibility, so it is considered as middle path। okay, मिडिल पाथ है भाई, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और किसने सपोर्ट किया? बुद्धिज्म ने। अब ये इनका पूरा समराइज किया हुआ चार्ट है। एक बार आप देखिए चार्ट को, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए देखिए, मैं मैसेज देख लेता हूँ किसने न्यू ईयर पे विश किया है। ठीक है, चार्ट देख के बताओ मुझे, समझ आया चार्ट जो पढ़ाया वही लिखा है या नहीं आया? यस और नो? जो पढ़ाया वही इसमें लिखा है, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया तो मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है, वो सब चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पेपर में अगर कॉज इफेक्ट थ्योरी आ जाए ना, डिस्कस कॉज इफेक्ट थ्योरी इन इंडियन फिलोसफी, तो सिर्फ ये चार्ट बना के आ जाना। ओके,
लिख देना, लिखने की भी कुछ जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चार्ट बना देना, कोई लाइन नहीं लिखनी है, डायरेक्ट चार्ट बना देना। ओके, ये चार्ट बन सब में, इसमें सब कुछ ठीक है ना, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। हाँ, 2 ही बच्चों को समझ आया, बाकी होगा, बाकी भी बोलो यस और नो। ओके ओके ओके, so it is clear to everyone. Okay, so this is our cause effect theory. Second is law of karma. Just read it. ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, ये पॉइंट भी read it. Read it. I already explained this. As you sow, so shall you reap. जैसा बोओगे वैसा काटोगे. No one can escape from the law of karma. That is the beauty of law of karma. No one can escape. How much powerful you are, no one can escape from the law of karma. कईयों को इसी जन्म में फल मिल जाता है, कईयों को अगले में मिलता है, मिलता जरूर है, मतलब फल जरूर मिलेगा। होता है ना, आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, हो सकता है एक अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो, 2 में हो, लेकिन पढ़ाई अच्छे से करिए, मेहनत करिए, यू विल गेट सिलेक्टेड। मैं ये नहीं कहता कि आपने केएस की तैयारी करी तो केएस मान लो वैकेंसी नहीं आ रही, या 10 वैकेंसी आप केएस में सेलेक्ट हो जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप सिलेक्ट हो जाओगे। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। ओके, सो जस्ट रीड इट, लॉ ऑफ कर्मा इज दी। क्लियर है आपको? ठीक है, मैंने अभी अभी ये सब एक्सप्लेन किया है अच्छे से। आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। क्लियर है? ओके, नाउ इमॉर्टेलिटी ऑफ सोल। ठीक है, फर्स्ट जो आपका फीचर है इंडियन फिलोसफी का, वो क्या था? कॉज इफेक्ट थियरी। फर्स्ट फीचर हमने देख लिया, क्या है? फर्स्ट फीचर इज कॉज इफेक्ट थियरी दैट वी हैव सीन इन डिटेल। आपसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिस्कस इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी इन योर मेंस, तो यू हैव टू राइट इन दिस मैनर, जिसमें हमने लिखा है। ठीक है, तो कॉज इफेक्ट इज फर्स्ट। सेकंड इज इमॉर्टेलिटी ऑफ सोल। इंडियन फिलोसफी में ये माना गया सोल इज इमॉर्टल इन नेचर, मतलब हिंदुइज्म में, इंडियन फिलोसफी में तो नहीं, इमॉर्टल इन नेचर। इसका मतलब ये सिर्फ शरीर मरता है, बॉडी डिके करती है, सोल नहीं, सोल इज इमॉर्टल। सोल टेक्स बर्थ अगेन एंड अगेन, सोल टेक्स बर्थ अगेन एंड अगेन, दैट इज रीबर्थ। और सोल कब बर्थ लेना बंद कर देगी? जब आपको लिबरेशन मिल जाएगा, ये अभी हमने डिस्कस किया है। ओके, तो सोल इमॉर्टल है। ठीक है, सोल का बर्थ होता रहता है, सोल सिर्फ क्या करती है? शरीर चेंज करती है, बॉडी चेंज करती रहती है। जैसे आप रोज कपड़े चेंज करते हो, ऐसे शरीर सोल सिर्फ बॉडी चेंज करती है। कब तक करती रहेगी? इसलिए तो कहते हैं शरीर नश्वर है, इसके पीछे आप इतना भागते हो, ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, हम तो बेसिकली क्या, मेटेलिस्टिक हो चुके हैं ना, शक्ल सूरत पे जाते हैं। ठीक है, वी हैव बिकम मेटेलिस्टिक, वी रन आफ्टर द सूरत, नॉट सीरत। सूरत के पीछे भागते हैं, सीरत नहीं देखते हैं, मतलब हम सिर्फ बॉडी देखते हैं, कोई किसी की सोल कितनी प्योर है या कोई मन से कितना अच्छा है वो नहीं देखते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि समाज ऐसे ही हो गई, सोसाइटी ऐसी हो गई, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, सब ग्लैमर को इस तरह से, फिर आपकी इंडस्ट्री ऐसी आ गई है कि वो प्रमोट करती है ग्लैमर को, ताकि उनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिके, मैट्रिमोनी साइट्स चले, ठीक है, ब्रांडेड क्लोथ्स उनके चले, लोग उनकी बातों में आए। तो ये इसलिए किया गया है, बेसिकली कंज्यूमरिज्म को प्रमोट करने के लिए सब किया गया। ओके,
नहीं तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप ब्रांडेड क्लोथ नहीं पहनोगे तो कोई दिक्कत है, ठीक है। और या फिर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं लगाओगे तो आपका फेस अच्छा नहीं दिखेगा, बल्कि खराब हो जाता है मेकअप से ज्यादा। क्या लड़कियां बुरा नहीं मानना मेरी बात का। तो बेसिकली अब ये बातें आती है तो निकल जाती है इधर उधर। वैसे तो मैं आपको प्लेन पढ़ा दूं कि इमोर्टेलिटी सोल का मतलब ये एग्जांपल नहीं दे तो ज्यादा क्लियर होगा। ओके, तो इमोर्टेलिटी ऑफ सोल का मतलब सोल टेक्स बर्थ अगेन एंड अगेन। व्हाई? बिकॉज सोल इज इमोर्टल। सोल तब तक बर्थ लेगी जब तक उसको लिबरेशन नहीं मिलेगा। जब सोल को लिबरेशन मिल जाता है तो सोल कहाँ चली जाती है? गॉड के पास चली जाती है। मतलब ऐसा होता है। ये आपकी, ये दिस वर्ल्ड, ये दैट वर्ल्ड, दैट वर्ल्ड, दैट वर्ल्ड में गॉड, इस वर्ल्ड में हम ह्यूमन बींग्स। हमारी अभी जैसे आपका एग्जांपल ले लो, इधर कॉमन मैन, यू आर ए कॉमन मैन राइट नाउ, हियर एलिट्स, दैट इज केएस, आईएएस। आप यहां से यहां जाना चाहते हो, तो यहां से यहां जाने के लिए आप सारी मेहनत कर रहे हो। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको लिबरेशन मिल जाएगा, आप इधर चले जाओगे इस जगह पे, नेक्स्ट लेवल। सेम यहाँ पे सोल इस वर्ल्ड में है बॉडी की वजह से, बॉडी के साथ बंधी हुई है वो। बॉडी खत्म होती रहती है, सोल बार बार बढ़ती। जब सोल क्या है, जब सोल को लिबरेशन मिल गया तो वो सोल यहाँ चली जाएगी गॉड के पास, और वो भी यहाँ आराम से रेस्ट करेगी, उसका फिर बर्थ नहीं होगा वापस। ओके, जैसे हम गौतम बुद्धा की बात करते हैं लिबरेशन की, निर्वाण, ठीक है। हम इसमें जैनिज्म में बात करते हैं कैवल्य, ठीक है। तो ये सब लिबरेशन आपको मैंने समझा दिया आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आप कॉमन मैन हो, आपको हायर लेवल पे जाना, लिबरेशन मिल जाए, फिर वापस थोड़ा ना केएस का एग्जाम देने होगे। लिबरेशन मिल गया ना, वापस थोड़ी ना बर्थ होगा। एक बार लिबरेशन मिल गया, यू विल बी लिबरेटेड। फिर आप दोबारा थोड़ी ना बोलोगे कि मैं केएस बन गया, दोबारा केएस बनना है, नहीं। वो तो आपको लिबरेट हो गया आप। तो ऐसे सोल जब लिबरेट हो जाएगी, इट विल ट्रांसडेंस इनटू नेक्स्ट वर्ल्ड। ओके, दैट इज, it will resides with the god. Okay, that is the concept of your immortality of soul. Okay, ठीक है। अभिलाषा कह रही है आत्मा ना पानी से गीली होती है ना आग से जलती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो अभिलाषा की इच्छा पूरी कर देते हैं। लो भाई, ये श्लोक है गीता में। ओके, ये आप, ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इमोर्टेलिटी ऑफ सोल पहले। तो बेसिकली बॉडी इज डेस्ट्रॉयड। अब तो मैंने आपको स्लाइड्स तो भेज ही दिए, आप पढ़ना, उसमें ये लिखा है। चरवाका और बुद्धिज्म के अलावा, देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, चारवाक और बुद्धिज्म के अलावा सबने सोल को इमोर्टल माना है, ठीक है। अब देखो इसको भी थोड़ा समझा देता हूँ, वैसे तो मैं डिटेल में अभी चारवाक में पढ़ ही लेंगे। चारवाक ने तो लिबरेशन नहीं माना भाई, ठीक है, हमने देख लिया पहले। चारवाक क्या बोलता है? हेवन एंड हेल बोथ आर इन दिस वर्ल्ड। बोले जब दोनों यही हैं, जो अच्छे से रह रहे हैं, जो प्लेजेंट कंडीशन में रह रहे हैं, दे आर इन हेवन, एंड दोज हु आर लिविंग इन सैड कंडीशंस, दे आर इन हेल। ओके, सैड और टफ और डिफिकल्ट कंडीशंस, such as people living in slums, okay, people living in conflict areas such as Syria, etc. Okay, pleasant condition means जो आराम से रहते, जैसे आप लोग हो, आप में से काफी लोग क्या है, born with the silver spoon, अभिषेक बच्चन, ठीक है, और आप अंबानी देख लो, पूरी फैमिली, ठीक है, दे आर इन हेवन। अब अनिल अंबानी पहले, इसके हिसाब से, चारवाक के हिसाब से अनिल अंबानी पहले हेवन में था, अब वो हेल में चला गया क्योंकि सारा पैसा। ऐसे विजय माल्या पहले हेवन में था, अब हेल में चला गया। तो चारवाक का कहना है सब कुछ यही है। क्यों? क्योंकि चारवाक बोलता है मैंने हेवन और हेल देखा ही नहीं, मैं कैसे मान लूं। दूसरी बात, गॉड को भी नहीं देखा, सोल को भी नहीं देखा, इनको मैं मानता ही नहीं हूं। तो जब सोल को नहीं मानता, तो सोल को नहीं मानता, तो फिर कंसेप्ट ऑफ लिबरेशन भी नहीं रहेगा, क्योंकि लिबरेट कौन होता है? सोल होती है, बॉडी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो जब सोल को नहीं माना तो लिबरेशन को भी नहीं मानेगा, और जब लिबरेशन को नहीं माना तो फिर अच्छे कर्म करके क्या करना है? मोरल ड्यूटी को भी नहीं मानेगा। उसका कहना है ऐश करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो।
तो चारवाक ने तो सोल को ही नहीं माना, तो इमोर्टलिटी ऑफ सोल का तो कंसेप्ट ही नहीं होता है वहां पे कुछ। ठीक है, नाउ बुद्धिज्म ने सोल को तो माना है, सोल को माना है। जैसा आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो तो वहां पढ़ते हो कि सोल को नहीं माना है, वो गलत लिखा है। सोल को तो माना है, दे हैव एक्सेप्टेड सोल, बट अकॉर्डिंग टू देम सोल इज ऑल्सो चेंजेबल। सोल भी चेंज होती है, सोल इमोर्टल नहीं है। इमोर्टल का तो मतलब क्या होता है, जिसमें कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन बुद्धिज्म के हिसाब से सोल इज नॉट इमोर्टल, सोल इज देयर बट दैट सोल इज चेंजेबल इन नेचर। और इसी के लिए इन्होंने एक थ्योरी दी है जिसे कहते हैं हम नो सोल थ्योरी। दैट इज वन ऑफ द टॉपिक इन बुद्धिज्म, नो सोल थ्योरी, और जिसे अनात्मावाद भी बोला जाता है, अनात्मावाद। देखो एक तो आत्मा हो गया, आत्मा नहीं है तो अनात्मा, नो सोल थ्योरी, अनात्मावाद। सो इन बुद्धिज्म बेसिकली हमारे देयर आर थ्री टॉपिक्स, प्रतीत्य समुत्पाद दैट वी हैव सीन, सेकंड इज अनात्मवाद जो अभी डिस्कस किया, एंड थर्ड इज क्षणिकवाद। ओके, तीन ही टॉपिक है बस। तो दो का तो हमने थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में देख लिया, वहां डिटेल में देखेंगे। तो ऐसा नहीं है बुद्धिज्म ने सोल को नहीं माना है, दे हैव एक्सेप्टेड सोल बट सोल इज चेंजेबल इन नेचर। अब चेंजेबल क्यों माना है, दैट वी विल सी इन बुद्धिज्म व्हेन वी विल सी अनात्मवाद। इन्होंने सोल को चेंजेबल कुछ सोच के माना होगा, तो वो चीज हम कहा देखेंगे, बुद्धिज्म में डिटेल में देखेंगे। ओके, इज इट क्लियर? सो all Indian philosophers have accepted, except Charvak and Buddhism. Charvak philosophers have absolutely rejected soul, whereas Buddhist philosophers have accepted soul, but not accepted immortality of soul. According to them, soul is also changeable in nature like other things, therefore it cannot be regarded as immortal. Okay? जैसे बाकी चीजें चेंज होती है, जैसे सोल भी चेंज होती है, उसके लिए उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, दैट वी विल सी इन बुद्धिज्म व्हेन वी विल सी टॉपिक अनात्मवाद। ओके, नाउ ये जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, ये एक श्लोक है, ये आपको ना ऐसे याद नहीं रखना है। देखो क्यों याद नहीं रखना है, बेसिकली हिंदी तो आपको लिखनी नहीं है पेपर में, तो इसको तो आप भूल जाओ। क्या लिखा है, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, न चैनम क्लेदंतापो न शोष्यति मारुत। ये आपका इंग्लिश में यहां मैंने आपके लिए लिखा है। अब ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, जब पेपर आएगा तो पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, पेपर में वो आपसे इमोर्टेलिटी ऑफ सोल पूछता है कि व्हाट डू मीन बाय इमोर्टेलिटी सोल, इमोर्टेलिटी ऑफ सोल इन इंडियन फिलोसफी। देयर you have to write all these things that immortality of soul means soul is immortal in nature, ठीक है, वो सब बातें। फिर आपको आर्ग्यूमेंट्स लिखने होते हैं, तो उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्ग्यूमेंट इज दिस आर्ग्यूमेंट गिवन इन गीता, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावके न चैनम क्लेदंतापो न शुष्यति मारुते। अब आपको ये पूरा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ क्या लिखना है, आपको पेपर में सिर्फ ये लिखनी है, नैनम छिदंती, बस ये दो लाइन लिखनी है। और फिर क्या करोगे, नैनम, नैन, अगर आगे की याद नहीं आ रही तो सिर्फ नैनम भी लिख के छोड़ सकते हो, नैनम छिदंती एंड देन राइट डॉट 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 डॉट। ज्यादा होशियार मत बनना कि मैं पूरा लिखूंगा या पूरे नहीं, यू हैव टू राइट डाउन ओनली फर्स्ट टू वर्ड्स। और फिर इसको ये आपको ये लिखना है, ये नीचे वाला लिखना है पूरा, सोल कैन नेवर बी कट इनटू पीसेस बाय एनी वेपन। कोई इसको काट नहीं सकता किसी वेपन से, ना इसको आग से जलाया जा सकता है, ना इसको वाटर से भिगोया जा सकता है, और ना इसको हवा से सुखाया जा सकता है। ओके, तो ये आपको याद करना है, श्लोक याद नहीं करना है, यू हैव टू राइट दिस। और ये इमोर्टलिटी ऑफ सोल, रीबर्थ, हर जगह पे यूज होगा ये श्लोक, नैनम छिदंती, बस दो लाइनों में आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे तो आपके जैसे गांधी जी ने बोला है ममई वंश जीवो लोको, ठीक है, मतलब सोल इज पार्ट ऑफ गॉड, दैट्स व्हाई इट इज इमोर्टल, ठीक है। वो सब हम कहां पढ़ेंगे, फिलोसफी ऑफ रिलीजन में, जब आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे। लेकिन वो आर्ग्यूमेंट्स में आपको ये जो श्लोक है इसके एक लाइन बस दो वर्ड लिखने, नैनम छिदंती, एंड देन राइट इट मींस द सोल कैन, द आर्गुमेंट गिवन इन गीता फॉर सपोर्टिंग इमोर्टलिटी ऑफ सोल। ओके, सो ये श्लोक है। और अगर आपको लगता है थोड़ा कि नहीं मैं तो पूरा लिखूंगी या पूरा लिखूंगा,
तो भाई वो आपकी मर्जी है। उसमें फिर ऐसा नहीं करना कि यहाँ से शस्त्राणी गायब कर दो, कहीं से क्लेदंता को गायब कर दो, वो बैड इंप्रेशन जाता है। तो एक एग्जामिनर भी यही चाहता है कि आप शुरू की 2 लाइन लिखो, 2 वर्ड लिखो बस। क्योंकि आप श्लोक लिखोगे उसके लिए आप स्पेस लोगे, फिर उसको एक्सप्लेन करोगे उसके लिए स्पेस लोगे, फिर आप बाकी पॉइंट कैसे लिखोगे। ओके, सो ये मैंने आपके लिए हिंदी और इंग्लिश में इसलिए लिख दिया कि थोड़ा सा क्या है, आपको अगर थोड़े सन्यासी टाइप बनना है तो आप याद कर सकते हो। ओके, या फिर सुबह शाम बोला करो। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला, घर वालों को लगेगा वाह वाह बच्चा बहुत पढ़ रहा है। ओके, थर्ड कंसेप्ट इज रीबर्थ। रीबर्थ मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। देखो इंपॉर्टेंट फीचर्स में मैं सारे एक साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्योंकि सारे आपके रिलेटेड हैं। तो रीबर्थ में आपको पता ही है, चारवाक ने नहीं माना है। अब देखो, बुद्धिज्म ने सोल को माना है ना, तो रीबर्थ तो मानेंगे ही वो, बस सोल की इमोर्टलिटी नहीं मानी है। तो पूरी इंडियन फिलोसफी में सिर्फ एक चारवाक है जिसने सोल को, ये रीबर्थ को भी नहीं माना है, सोल को भी नहीं माना है, इमोर्टलिटी ऑफ सोल कुछ नहीं माना है। तो यहाँ देखो लाइन लिखी, ऑल्दो बुद्धिस्ट फिलोसफर्स हैव नॉट एक्सेप्टेड इमोर्टलिटी ऑफ सोल बट दे हैव एक्सेप्टेड रीबर्थ। ठीक है, रीबर्थ माना है इन्होंने, तभी तो वो द्वादश निदान, ये 12 चक्र पढ़ेंगे हम, वो सोल के ऊपर ही है कि सोल का कैसे बार बार रीबर्थ होता है और कैसे हम इस चक्कर में फंसे रह जाते हैं हमेशा। ओके, सो दैट इज योर रीबर्थ। नहीं, हिंदी में आपको श्लोक नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट इन इंग्लिश। ओके, वी कैन राइट श्लोक इन हिंदी, नो नो नो, श्लोक आपको इंग्लिश में ही लिखना है। ओके, जैसे यदा यदा धर्मस्य, ये भी हमारे आएगा, यदा यदा में सिर्फ यदा यदा ही लिखो। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। परित्राणाय साधु नाम, उसमें परित्राणाय लिखना है सिर्फ। मतलब ये सब गीता से उठाई गई है इसमें काफी चीजें। ओके, रीबर्थ इसके लिए। नेक्स्ट इज हाईएस्ट आइडियल्स और पुरुषार्थ। ठीक है, 4 चीज होती है, क्या होती है इंडियन फिलोसफी में जो मानी गई है। आइडियल्स, जैसे आप बोलते हो ना कि ये मेरा आइडियल है, तो देर आर 4 आइडियल्स इन इंडियन फिलोसफी। पहला है धर्म, धर्म मीन्स मोरल ड्यूटी। अर्थ, ठीक है, अर्थ का मतलब वेल्थ। देन काम, फिजिकल प्लेजर या प्लेजर। एंड लास्ट इज मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये आप एथिक्स में भी पढ़ोगे। ठीक है, वो यहाँ पढ़ा देता हूँ। ये तीनों मीन्स है, दे आर मीन्स, मतलब तरीके हैं ये। जैसे आपके लिए, अभी मैं, हम फिलोसफी पढ़ रहे हैं, फिर आप एनसीईआरटीज पढ़ोगे, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, दिस ऑल आर मीन्स। आपका एंड क्या है, के एस बनना। ओके, ऐसे ही यहाँ पे दे आर मीन्स, मतलब इनको आपको फॉलो करोगे देन यू विल गेट मोक्ष। मोक्ष इज एंड, दैट्स व्हाई वी टॉक अबाउट मीन्स एंड एंड्स। हम बोलते हैं ना, जैसे जो बहुत मोरल लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, एवरी पर्सन और एवरी इंडिविजुअल शुड बी ट्रीटेड, ये एथिक्स का पार्ट है। ठीक है, यहाँ ऐसे ही आ गया तो लिखते थे, शुड बी ट्रीटेड एज एन एंड इन इटसेल्फ। किस किसने बोला है, कांट ने और गांधी ने। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है। मतलब आपको सबको एंड की तरह मानना है, मींस नहीं, मतलब किसी का यूज नहीं करना है। आप कुछ भी काम करोगे तो वो काम ऐसा होना चाहिए कि सबके फायदे के लिए हो। ऐसा नहीं आपने 4 लोगों को यूज किया अपने फायदे के लिए, इट मीन्स यू आर ट्रीटिंग 4 ह्यूमन बींग्स फॉर योर एंड्स। So basically what morality says, every individual should be treated as an end in itself। ठीक है, आपने सबके लिए वेलफेयर के लिए कोई भी काम करो तो हर इंडिविजुअल के आपको वो वेलफेयर को ध्यान में रखना। ओके, तो एंड्स जो होते हैं वो होते हैं आपके फाइनल टारगेट, मींस उनको अचीव करने के लिए जो आप करते हो। फॉर एग्जांपल आप पेपर लिखोगे,
ठीक है, ये आप देख पेपर आप लिखोगे केएस का, दिस इज योर एंड। नाउ मीन्स में आप हार्ड वर्क कर सकते हो, कोई लोग चीटिंग कर सकते हैं, कई लोग पैसा दे सकते हैं, मनी पावर। ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में आपको इलेक्शन जीतने, अब या तो आप फेयर मीन से जीत जाओ, या फिर आप ईवीएम हैक कर दो, या आप मसल पावर से जीत जाओ, या आप मनी पावर से जीत जाओ। तो ये सब क्या आपके मीन्स है। अब ये वाला मीन्स आपका जो फेयर, ये तो क्या है आपका मोरल मीन्स है, एथिकल मीन्स है, ये सारे क्या है अनएथिकल मीन्स। तो मीन्स कैन बी एथिकल, मीन्स कैन बी अनएथिकल। तो दो चीजें हम बात करते हैं एथिक्स में कि जो हमें एंड्स अचीव करने हैं, क्या हमें एंड्स पे ध्यान देना है या हमें मीन्स पे भी ध्यान देना है। तो इसी को लेके बहुत सारी आपके थिंकर्स हैं, एथिकल थिंकर्स, ठीक है, आपके कांट वगैरह, यूटिलिटेरियन, जो बात करते हैं, कुछ कहते हैं मीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ कहते हैं एंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कांट के हिसाब से मीन्स आर इंपॉर्टेंट, जैसे गीता के हिसाब से आपके मीन्स आर इंपॉर्टेंट। गीता क्या कहती है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ठीक है, फ्रूट्स आपको मिल जाएंगे कर्म करोगे तो। वो कभी फ्रूट्स की बात नहीं करती, कर्म की बात करती है, मतलब मीन्स की बात करती है। सिमिलरली कांट भी बोलता है कि आपको कर्म अच्छे करने हैं, मतलब आप अगर केएस का एग्जाम दे रहे हो, ईमानदारी से देना है, इलेक्शन से फेयर इलेक्शन होने चाहिए, भले से आप हारो या जीतो, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट द एंड। ओके, लेकिन अगर आप यूटिलिटेरियन फिलोसफर पे जाओगे, बेंथम मिल पे, तो वो क्या बोलते हैं, एंड्स जो होने चाहिए वो आपके प्लेजेंट होने चाहिए, एंड्स मस्ट बी गुड। मतलब मैं केएस बन रहा हूँ, भले से मैं चीटिंग करके बनूं, पैसा देके बनूं, मैं इलेक्शन जीत रहा हूँ, मैं पैसा देके जीतूं, मसल पावर से जीतूं, लेकिन एंड रिजल्ट अच्छा है। if end result produces happiness, then that is justified, that is ethical। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको एथिक्स का पार्ट, ठीक है। तो चार आपके मोरल्स हो गए, ठीक है, ये चार आपके आइडियल्स हैं, ठीक है, धर्म अर्थ। तो क्या कहना है, सबसे पहले आपको मोरल ड्यूटी करनी है, जो भी आप कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो तो आपकी मोरल ड्यूटी क्या है, पढ़ना। फिर आपने पैसा कमाना है, जॉब। फिर आपने शादी वादी करनी है, फिजिकल प्लेजर जो भी है। फिर उसके बाद ये सब, जब आप इन सब से ये सब अचीव कर लिया, उसके बाद आप फिर लिबरेशन की खोज में निकल जाओ। ठीक है, तो ये पहले के टाइम पे चार होते थे मोरल्स, आज की डेट में तो ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, बस ये दो चीजें। हम चारवाक हो चुके, चारवाक ने सिर्फ ये दो मानी है। बोलता है ना, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। चारवाक पढ़ेंगे तब देखेंगे कि क्या महान फिलोसफर है वो, ठीक है। और आपको लगेगा कि यार ये तो हमारी बात चल रही है। ओके, ओके, तो ये आपके ऑर्डर में आपको परफॉर्म करने, फर्स्ट थ्री आर मीन्स, वेयर एज द लास्ट वन इज एन एंड। ये हम देख चुके हैं, अभी आपको समझा दिया हमने। फिर चार आश्रम है, चार आश्रम की बात की जाती है। आपको पता ही है चार आश्रम कौन से, पहला ब्रह्मचर्य है, 25 साल तक कुंवारे रहो। लेकिन आजकल तो लोग 40-40 तक कुंवारे हैं, 30-30, 35-35। क्यों, जॉब ही नहीं है। पहले वाला तो सिस्टम है नहीं कि पेड़ से फल तोड़े और बीवी को भी खिला दिया, बच्चे को भी खिला दिया, या फिर साइकिल से भी काम चल रहा है। अब तो गाड़ी भी चाहिए, ठीक है, अच्छी जगह सेटल, अच्छे वेल सेटल नहीं होंगे तो कोई लड़की नहीं देगा, समझ रहे हो, सोसाइटी इज्जत नहीं देगी। तो सब लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। तो ये जो गृहस्थ आश्रम है ना, 26 से 50, यहाँ एज बढ़ गई है। तो अब एज कैसे हो गई है आपकी, ब्रह्मचर्य आश्रम आपका चला गया है 35 तक, ठीक है, और कईयों का 40 तक भी चला जाता है। उसके बाद आपका गृहस्थ आश्रम शुरू होता है, 40 से लेकर 70 तक बंदा उसी में उलझा रहता है, फिर वो निपट जाता है। तो ये दोनों तो खत्म ही हो गए। होता क्या है बेसिकली, ब्रह्मचर्य में आपको कुंवारा रहना है, ठीक है, शादी नहीं करनी 25 साल तक। गृहस्थ आश्रम में 25 के बाद शादी कर लो, 26 से 50 तक शादी वादी करो, बच्चे बच्चे पैदा करो, उनको पालो पोसो। फिर वानप्रस्थ में सोशल सर्विस करना शुरू कर दो। वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं घर से बाहर चले जाओ, घर पे रहते हुए सोशल सर्विस करना शुरू कर दो। धीरे धीरे खुद को डिटैच करो अपनी फैमिली से, धीरे धीरे खुद को डिटैच करो, अचानक से नहीं कर सकते ना, धीरे धीरे खुद को डिटैच करो। जैसे कई लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि जैसे कोई 10 बजे जगता है सुबह, वो बोलता है कल तो मैं 4 बजे जगूंगा, वो होता ही नहीं है। आपको क्या करना है, 10 बजे जगते हो, अगर आपको टाइम अपना कम करना है तो पहले उसके अगले दिन 9:30 बजे जगो, फिर 9 बजे जगो, फिर 8:30, फिर 8, ऐसे करते करते आप 4 तक पहुंच जाओगे।
ओके, तो बेसिकली फिर संन्यास आश्रम जो है वो 75 के बाद, तो आज तक तो हम जीते ही नहीं है यहाँ पे। संन्यास का मतलब है चले जाओ छोड़ छाड़ के सब कुछ, भगवान की भक्ति में खुद को लीन कर लो। ओके, तो आजकल तो हमारी इतनी होती ही नहीं है, ठीक है, लाइफ, ठीक है, एक्सपेक्टेड लाइफ ईयर्स, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई है वैसे ही। दिन रात तो हम यूट्यूब पे या इस पे व्हाट्सएप या ऐसी चीजों पे लगे रहते हैं। ओके, सो दीज आर 4 आश्रम, पहले होते थे, अब तो इनका रेलेवेंस खत्म हो गया, बट पेपर में तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना। ठीक है, आप में से भी होंगे कई लोग 25 से ऊपर शादी नहीं की होगी, ठीक है, तो होता है। ओके, आजकल 40 तक चला गया, सलमान खान को देख लो। ठीक, ओके, लास्ट इज, लास्ट पॉइंट क्या है इसका, इट इज पॉसिबल टू बी हैप्पी ऑल द टाइम। ये देखो लास्ट वाला पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट मैं आपको वैसे समझाता हूँ, फिर आप इसको रीड कर लेना। लास्ट पॉइंट क्या कहता है बेसिकली, आप मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इट इज पॉसिबल टू फाइंड हैप्पीनेस ऑलवेज। आप हमेशा खुश रह सकते हो, लेकिन खुश रहने के लिए आपकी वो खुशी अंदर से आनी चाहिए। बाहर की चीजों पर डिपेंडेंट रहोगे तो आपकी जो खुशी होगी ना वो मोमेंटरी होगी। फॉर एग्जाम्पल, छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को बाहर की चीजों से कुछ, उस समय जब पैदा होता है वो हर छोटी छोटी बात पे हंसता है, बिना बात के हंसता है। उसको उस समय थोड़ा ना कुछ चीज समझ आ रही होती है, लेकिन वो हंसता है। क्यों हंसता है? क्योंकि उसकी वो खुशी अंदर से आती है। अब क्या है, हम हो गए क्या, बेसिकली वी हैव बिकम मेटेरियलिस्टिक। भाई आज मैंने आईफोन खरीदा तो मैं आईफोन खरीद के खुश हो गया, थोड़े दिनों बाद नया वर्जन आ गया, मैं उसको देख के फिर अब मुझे नया चाहिए, मैं दुखी हो गया। मुझे कुछ खाना है, अच्छा, मैं पानी पूरी खानी है, मैंने खाया तब तक मैं खुश रहा। अब ऐसा तो है नहीं दिन भर पानी पूरी खाता रहूंगा, तो पानी पूरी खाई तब तो खुश रहा, फिर पानी पूरी खाने के बाद फिर दुखी हो गया, अब कुछ और इच्छा आ गई, कुछ और खाना है। मूवी देखी 3 घंटे तो खुश रहा, अब फिर पता चला कि सर की क्लास अटेंड करनी है तो दुखी हो गया। तो आप क्या है, किस पे डिपेंडेंट हो अपनी हैप्पीनेस के लिए? फालतू बाहर की चीजों पे, कि भाई गर्लफ्रेंड है, उसने फोन किया तो खुश हो गए, गर्लफ्रेंड से हो गया ब्रेकअप तो दुखी हो गए, कबीर सिंह बन गए। बेसिकली आप अपना जो हैप्पीनेस है वो दूसरे में ढूंढ रहे हो, लेकिन हैप्पीनेस दूसरे में नहीं मिलती है, हैप्पीनेस आपके अंदर से आती है। जिस दिन आपने खुद की हैप्पीनेस को खुद के अंदर फील करना शुरू कर दिया, अगर आपको मैं, आप दुखी क्यों, दूसरे के पास तो मर्सिडीज है, मेरे पास मारुति है। आप दूसरे की वजह से, दूसरों से कंपैरिजन की वजह से आप बाहर के एक्सटर्नल थिंग्स पे डिपेंडेंट हो, दैट्स व्हाई यू आर सैड, यू आर इन पेन, यू आर नॉट फाइंडिंग प्लेजर। बेसिकली आप प्लेजर के पीछे भाग रहे हो, दैट इज प्लेजर, मतलब जो मोमेंटरी होता है ना, दैट इज प्लेजर। हैप्पीनेस जो होती है वो परमानेंट होती है। हैप्पीनेस कहां से आती है? अंदर से आती है। हर चीज में आप खुशी ढूंढ सकते हो। अभी आप बैठे हो, आप सोचो आप इतनी अच्छी जगह पे बैठे हो, उनसे तो आप लाख गुना अच्छे हो जिनके पास, बेचारे के पास रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने को खाना नहीं है। यू हैव ऑल दी प्रिविलेजेस। आप कोचिंग अटेंड कर रहे हो, लोग ऐसे जिनके पास कोचिंग अटेंड करने के लिए पैसा नहीं है, स्कूल जाने के लिए पैसा नहीं है। तो आप जब अपने अंदर से आपकी हैप्पीनेस आएगी, तभी वो हैप्पीनेस आपकी परमानेंट रहेगी। आप भीड़ भरी वाली बस में जा रहे हो, आप बोलोगे, एक बंदा बोलेगा यार भीड़ है इतनी, दुखी होगा, दूसरा बोलेगा वाह वाह मजा आ रहा है, नए नए चेहरे दिख रहे हैं, खड़े हो जाओ आराम से, ऐसे जैसे लोकल ट्रेन में बंदे जाते हैं, आपको गिरने, कोई गिरने नहीं देगा, कभी इधर कभी इधर, मजा लो। ठंड है, ठंड का मजा लो। आप इधर चले जाओ मुंबई वगैरह, वहां ठंडी नहीं पड़ती, लोग तरस जाते हैं ठंड के लिए। कोस्टल एरियाज में, साउथ वगैरह में चले जाओ, तो आपको मजा आना चाहिए उस चीज का। हर चीज को क्या है, आप तब खुश रहोगे जब हैप्पीनेस आपके लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए आप खुद पे डिपेंडेंट रहोगे, क्योंकि बाकी सब चीजें मोमेंटरी। हर चीज जो आपके पास है, आज आपके पास है, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी। जब आप खुद परमानेंट नहीं हो तो आप क्या सोचते हो बाकी चीजें परमानेंट? सो बेसिकली वी रन आफ्टर मोमेंटरी प्लेजर्स। हम अगर हैप्पीनेस के लिए खुद पे डिपेंडेंट हो जाए ना, हम क्या करते हैं, अपने ये सेंस ऑर्गन्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, बस सोल के बारे में नहीं सोचते हैं। वी रन आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, टेस्ट, स्मेल, ठीक है, और ये सब चीजें, आपका अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा गाना सुनना, ये सब चीजें इसी में चलते रहते हैं। और बस आज, आज आपके पास कुछ है, कल आपको कुछ और चाहिए, परसों आपको कुछ और चाहिए, तरसों कुछ और चाहिए। यू आर डिपेंडेंट ऑन थिंग्स फॉर योर प्लेजर। इफ यू वांट हैप्पीनेस, then happiness will come from inside, not outside. Outside you can find only pleasure.
ओके, कोई आदमी 100 रुपए कमाता है वो भी बहुत खुश है, और कोई 1 लाख कमा रहा है वो भी दुखी है। 1 लाख वाला बोल रहा है मुझे 2 लाख चाहिए, 100 वाला बोल रहा है 100 भी बहुत है मेरे को, इसमें भी 10 बच जाते हैं। एक मजदूर एक वो छोटा सा वो पी के क्वार्टर खुश है, और एक अमीर आदमी वो विजय वाले टाइप के स्कॉच पी के भी दुखी है। एक आदमी अच्छा भला पकवान 56 पकवान खा के भी दुखी है, और एक बंदा सूखी रोटी खा के चटनी के साथ वो भी खुश है। वाई? क्राइटेरिया फॉर हैप्पीनेस। जैसे मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ, ये मेरा मकान है, मेरे मकान के जस्ट सामने कुछ वो रहते हैं डेली वेजेस, ठीक है, डेली वेज लेबरर्स जो होते हैं, वो इतने खुश रहते हैं। छोटी सी जगह में वो कम से कम 20 लोग रहते हैं, दे आर वेरी हैप्पी। मैं उनको देखता हूँ, मैं कहता हूँ देखो ये होती है बात। मतलब आपके पास कुछ, उनके पास कुछ नहीं है, दे डोंट ओन एनीथिंग, डेली वेजेस पे चलता है उनका, बट दे आर वेरी हैप्पी, उनके बच्चे भी इतने खुश हैं। हम लोग क्या है, मतलब ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मिलने के बाद भी नहीं मजा नहीं आया, ठीक है चलो, तो ये है ज्ञान की बात आज की। ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर इंट्रोडक्शन। अब आपका 4 वाक शुरू होगा। ओके, तो अब आपने, आपका वही हाल है कि आई कैन स्लीप इवन व्हेन द विंड ब्लोज। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू philosophy. Okay, any doubt? Anyone having any doubt? आज क्लास खत्म करेंगे उसके बाद। Anyone having any doubt? Just ask. बोलिए, समझ तो आ रहा है ना जो पढ़ा रहा हूँ? हाँ भाई, साहिल नहीं आ रहा समझ में? समझ नहीं आ रहा या डाउट नहीं है? अच्छा, नो डाउट, मुझे लगा समझ नहीं आ रहा है। अभी तो मेरा, मुझे हार्ट अटैक हो जाता है। एनीवन हैविंग एनी डाउट? हाँ, बाकी लोग बताइए। अब तो आप फिलोसफी के जो मैंने नोट्स भेजे हैं ना उनको पढ़ लोगे, आपको वो अपने आप समझ आ जाएंगे। ये सब कहानी थी, देखो अब जो मेन कहानी थी वो यही थी, कंसेप्ट। अब सब क्लियर है एकदम। अब तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है। अब तो मतलब आपको सब बेस आपका मजबूत हो गया है। आज मैंने आपको भेजी है स्लाइड्स, सो जस्ट गो थ्रू दो स्लाइड्स। ओके, अब अहम ब्रह्मास्मि वाला, ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि भी बनेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। करो एंजॉय आज आप न्यू ईयर। कल और परसों आपकी क्लास नहीं है, ठीक है, वीकेंड एंजॉय करो, जाओ घूमने, थोड़ा पटनी टॉप जाओ। ओके, मानसर जाओ, सुरिंसर जाओ। हाँ, टाइमिंग्स का बात करेंगे आज, 2 दिन क्लास नहीं है, इसी बीच हम टाइमिंग्स का देखेंगे कुछ। ओके, तो करते हैं डिसाइड, आज मैं बात करता हूँ एसआर में और फिर देखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं वीडियोस आपके ना, आप टेलीग्राम पे ना मैंने लिंक भेजा है, टेलीग्राम पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो भी है ना, ये रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, ठीक है। आप वहां से इनको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।